नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर में जो जैन जी आंदोलन चला है, बेशक वो अब थम गया है, लेकिन अपने पीछे कई संदेश छोड़ गया है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि देश के युवा पीढ़ी ने गोदी मीडिया को जबरदस्त सबक सिखाया है। गोदी मीडिया को झुकने नहीं दिया आंदोलन के आसपास, कपड़े फाड़ दिए, माइक तोड़ दिए और कैमरे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये ताकत है हमारे देश की युवा पीढ़ी के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ गोदी मीडिया का जो आक्रोश था, गुस्सा था, वो प्रधानमंत्री के प्रति था। कैसे कैसे मीम्स बनाए गए, कैसा कैसा उनके लिए पोस्टर डिजाइन किए गए, क्या क्या हुआ है, वो मैं कैमरे पे बोलने से भी शर्माता हूँ। मतलब एक कहना चाहिए कि एडल्ट मटेरियल था पूरा। आज मेरे स्टूडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा विधायक रहे, इस समय एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, युवा तुर्क हैं और खुल के बोलना उनकी फितरत है। कुणाल चौधरी मेरे स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। और ये भी आप मैं कह सकते हैं कि जैन जी तो नहीं रहे, लेकिन जैन जी से थोड़ा भी ऊपर हुए हैं, लेकिन बोलते वही है जो जैन जी बोल रहे हैं। तो आज हम उनसे समझते हैं इस आंदोलन में और पिछले कई आंदोलनों में क्या अंतर है। ये आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन पूरा के पूरा इंस्टाग्राम की उपज थी। इंस्टाग्राम ने इस आंदोलन को सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूछते हैं कुणाल जी से, गोदी मीडिया पर भी सवाल पूछे जाएंगे, कई चीज़ें हैं, सीधी बात करते हैं। कुणाल भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। कुणाल भाई, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन ये जो आंदोलन था, ये कोई राजनीतिक बैनर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। और एक बड़ी बात कि गोदी मीडिया को एक बड़ा सबक मिला है। हम देख रहे हैं उनके कुछ कुछ स्वर बदले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो गोदी मीडिया नाम है, ये किसी ने नहीं दिया, ये जनता ने दिया। और जो एक भरोसा होता था कि एक व्यक्ति पे होता है कि रविंद्र जैन जी आदमी बहुत अच्छे हैं पर भरोसेमंद नहीं है, वो नहीं चलेगा। चलता ये है कि रविंद्र जैन जी भले ही खराब आदमी, कई चैनल वाले कहते हैं, कई लोग जिनके खिलाफ आप खबर छापते हो कि आदमी बहुत खराब है, पर यार उस खबर में तो दम रहता है क्या। तो व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए। और जब इंसान का मीडिया ने भरोसा तोड़ा, मतलब जिस तरह की हालात मीडिया की है कि 90% या 90 क्या 95% बीजेपी के कुछ अंधभक्त होंगे, अलग बात है, वो भी भरोसा नहीं करते होंगे कि मतलब जो टीवी टंगी रहती है दीवार के ऊपर, वो चालू होती होगी तो या तो पिक्चर्स देखने के लिए नेटफ्लिक्स और या अलग अलग जो चैनल्स आते हैं उसको देखने के लिए, या कपिल शर्मा के शो को देखने के लिए, या दूसरी ऐसी चीज़ें के लिए। कौन सा टीवी कब चालू करा किसने कि उसके अंदर न्यूज़ देखी जा रही है, क्योंकि भरोसा नहीं है। आपने अपना भरोसा मीडिया ने खोया है। इस देश की सत्ता का मतलब संविधान का चौथा स्तंभ के रूप में जो काम मीडिया का था, जिस तरीके से मीडिया अपनी बात रखती थी, और आज मीडिया का काम हो गया चापलूसी करने का काम। कि मतलब आप उन लोगों की बात करना, उनके अधिकारों की बात करने की जगह आप सरकारों के गुलाम हो गए। क्योंकि जो मीडिया के अंदर पत्रकार थे, जो बेसिक कैरेक्टर के पत्रकार थे, वो तो वहाँ पे सिर्फ पत्रकार हो गए। जो मालिक हो गया वो हो गया आज की तारीख में संपादक। वो तय करेगा कितना स्पेस देना है, किस लाइन पे चलना है, किसको क्या देना है और क्या लाइन हमें लेना है। कि आपने देश के इतने बड़े आंदोलन को जो कवर करने के लिए अपने स्ट्रिंगर्स भेजे, किस तरह की हालात उनकी हुई कि लोगों ने उन पर भरोसा खत्म हो गया। कपड़े फाड़ दिए। कपड़े तो क्यों नहीं फाड़ेंगे? इन्होंने जनता के कपड़े फाड़वाए, भी तोड़ दिए। इनने जनता के कपड़े फाड़वाए ना। ये तो एक कहावत है, मैं पहले भी कहता हूं। लेकिन उस रिपोर्टर की क्या गलती? देखिए कुणाल भाई, एक सेकंड मेरा सवाल हो जाता है, उस रिपोर्टर की क्या गलती? वो तो बेचारा वेतनभोगी है ना। पॉलिसी कौन बनाता है? एडिटर बनाता है या मालिक बनाता है? अब वो रिपोर्टर तो उसका पालन कर रहा है, उसके साथ आप मारपीट कर रहे हो, तो ये अन्याय नहीं है क्या? आपकी हिम्मत हो तो जाइए ना, अखबार के दफ्तर में जाके मालिक को पकड़ो, संपादक को पकड़ो। कुछ दिन रुको, ये भी होगा, चिंता मत करो। अच्छा, ये भी दिन आने वाले हैं कि जिस तरह की हालात अगर इन्होंने नहीं सुधरे तो कोई बड़ा समय नहीं। क्योंकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आँख के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, आगे नंबर आपका है, आगे नंबर। आप मुझे ये बताओ, अभी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कौन सी मेन मीडिया ने उसको खबर बना दी? कितने दिन से किसान आदिवासी चिता
आंदोलन हाँ, का वो जो केन बेतवा वाला। केन बेतवा, वहाँ पे किसान आंदोलन में 600 से ज़्यादा मौतें हो गई। मौतें नहीं, हत्या कहूँगा, सरकारी तंत्र के द्वारा करी गई हत्या। मध्य प्रदेश के अंदर एक वो उस आंदोलन का एक रूप देखा मैंने। एक नौजवान गया था, उसकी बात मुझे दिल में ठहर गई। उसने कहा कि मैं नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से हूँ। वो इंदौर से गए थे, इंदौर नहीं, वो जो दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे। नहीं, पहला एक नौजवान पहुंचा था, उसके बाद कई लोग पहुंचे थे। पहले उस नौजवान हम नामर्दों के प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश, उस व्यक्ति ने जो बात कही वो दिल को छूने की बात है। उसने कहा, उससे जब पूछा कि आप नामर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश क्यों लिखते हो, बोले मैं इसलिए नामर्दों का प्रदेश लिखता हूँ कि मेरे प्रदेश में 50 लोग जहरीला पानी से पी के मर जाते हैं और एक पार्षद का हम इस्तीफा नहीं करा पाते हैं। कफ सिरप, मतलब माँ के हाथ से एक जहर खरीदवाती है, मतलब ये सरकार ने नकली कफ सिरप खरीदवाया जहरीला उस माँ के पैसे से, और माँ के हाथ से बच्चे को जहर दिलवाया, और वो बच्चों की हत्या हो जाती है और हम किसी का इस्तीफा नहीं कर पाते हैं। आपके हॉस्पिटल्स में, मतलब आईसीयू के अंदर, एनआईसीयू के अंदर चूहे बच्चों को कुतर के हत्या कर देते हैं, हम किसी की जवाबदेही तय नहीं कर पाते हैं। क्रूज में घूमने जाते हैं, वहाँ लोगों के सड़े हुए इंजन पे सड़ा हुआ वो चलाते हैं, और लोगों की हत्या सरकारी तंत्र हो जाती है। जिस देश, इस प्रदेश के अंदर जो जवाबदेही पे लाने का काम मीडिया का था, मीडिया सबसे बड़ा विपक्ष होती थी। ये मान लें कि कांग्रेस फेल हो गई पूरी तरह से, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, विपक्ष के रूप में कांग्रेस ने क्या कर लिया इसमें? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल, ये हुआ है और बहुत गलत हुआ है ये। लेकिन प्रतिपक्ष तो आप हैं, हमने आपको प्रतिपक्ष चुना है, बेशक हमने सत्ता में नहीं चुना है। प्रतिपक्ष आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। बिल्कुल, हम अपना काम करें। मैंने उस दिन भी कहा, मैं सरेआम कहता हूं, मैं उन नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस देश की सत्ता को, इस लोकतंत्र को मूल मुद्दों पे लाके जवाबदेही पे, क्योंकि ये अथॉरिटी तो युवाओं ने तो किया। मेरे पूरी बात तो करना दो, आप मेरी पूरी बात तो रखना दो। मैंने क्या कहा, क्यों युवाओं ने इस अथॉरिटेरियन सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लेके आए। हम भी 12 साल से कोशिश कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने हमें लड़ते हुए, राहुल जी भी लड़ रहे हैं, पूरा देश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, पर हम वो चीज़ नहीं कर पाए, हम उस तक नहीं पहुंच पाए जो काम इस देश के नौजवानों ने। क्योंकि जब तक सत्ता के खिलाफ पूरे देश के अंदर, मैंने ये नहीं कहा कि ये आंदोलन हमारी वजह, मैं इसका श्रेय पूरा उन नौजवानों को देता हूँ। उन नौजवानों को क्या, उन बेटियों को, उन परिवारों को, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था, कोई जात, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं था। वहाँ हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले इस देश की एकता, मतलब मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई कि इस हिंदुस्तान में वो नौजवान पीढ़ी है जो इस देश को एक चश्मे से देख रही, जो इन्होंने इस देश के ताने बाने को खत्म करने के लिए जो जहर बोया था, जहर की जो काट कर ये नौजवानों ने वहां पे जय श्री राम भी लग रहे थे, अल्लाह अकबर, मतलब मैं बहुत एक मिनट, आप ये मानते हैं कि पहली बार बीजेपी और संघ का नैरेटिव फेल हुआ? ना हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, जापान, लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के जो खर्च करे थे, उन नौजवानों की इंस्टाग्राम ने, उन नौजवानों की दृढ़ता ने, उन नौजवानों की ताकत ने इनके नैरेटिव खत्म कर दिए। और ये याद रखना, संघ जिस विचार के साथ लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश करता है, ये नौजवान पीढ़ी उसके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि ये पहनो, ये खाओ, ये मत करो, लोगों की बात मत करो, अधिकारों की बात मत करो, जो हम कहें दिन को रात का, मतलब वहाँ बीजेपी में हो क्या गया था, राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले बहुत है, और ये सारी सुबह सुबह की बात है। कि मतलब झूठ की पराकाष्ठा, मतलब 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखा के आए थे, अच्छे दिन का सपना दिखा के आए थे, काले धन का सपना दिखा के आए थे, 400 की गैस में डायन दिखाते थे, और मतलब वो कहते थे कि 200 की हो जाएगी और 1000 में उसको विकास बता रहे हैं। मतलब गन्ने के जूस का पेट्रोल इथेनॉल मिला हुआ, जो ओरिजिनल पेट्रोल तो 170 पे आ गया, जिसको 70 पे था $140 प्रति बैरल के ऊपर। तो जो सपने दिखाए थे, और जब सपने टूटते हैं ना, तो नौजवानों को जब सपने दिखाए जाते हैं, और ये जो नफरत जो सिखाई ना, ये जो आप कह रहे हैं मारकाट हुई, ये आरएसएस बीजेपी ने जो नफरत सिखाई है ना, ये नतीजा है इस देश के अंदर। कि जो आप रोज
कहीं गो भक्ति के नाम पे आप गाय काटो, सबसे ज़्यादा आपकी सरकारों में, और उसके नाम पे जो हत्याएं करने का काम करो। जो इस देश के अंदर जो संस्कृति लाए ना, बुलडोजर संस्कृति लेके आए, जो लाठी डंडों के साथ एक साथ लोगों को करने को आए, जिस तरीके से लोगों को दबा के, डरा के, धमका के और प्रेशर बिल्ड करके जो एक वो संस्कृति लाए थे ना, फैसला ऑन द स्पॉट वाले की, ना कानून है ना कोर्ट है, सिर्फ सजा है। तो उन चीज़ों का ही ये असर है कि आपने जैसा बोगे वैसा पाओगे, बमूल तो आम कहाँ से पाओगे। कुणाल भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। इस पूरे आंदोलन के सबक हमने सबने देखे, उसी पे हम बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मीडिया में कुछ सुधार होगा इसके बाद? मीडिया की कुछ रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी? मीडिया जो रैंक रहा था वो कम से कम घुटने पे आएगा? क्या लग रहा है आपको, मीडिया में कुछ सुधार दिख रहा है या और ज़्यादा कोटाही मांग रहा है? देखो, अगर मीडिया ने अभी भी नहीं संभला तो ये समझ लेना इनकी पुश्तें खत्म हो जाएगी, और इनका जो भरोसा है और जिस तरह की हालात, पुश्तें कौन है? मतलब जो आगे जिनको बढ़ा रहे ना, करोड़ों अरबों रुपए कमाने का काम करके जिस तरीके से जेबें भर, पुश्तें तो यही हो सकती है कि इनके जो काम धंधे हैं, बस ये सब खत्म हो जाएंगे। मीडिया इस गलत फहमी में ना रहे कि इस गलत फहमी में है कि हम जो चाहेंगे वो नैरेटिव बना, मतलब नोट पे चिप लगी हुई है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, क्योंकि उनका तो राजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर क्या कर लोगे आप? सुनो, ये देश, फिर सूचना का हमारे पास जरिया क्या रहेगा? क्या सोच रहे हो, क्या इस देश में सब चीज़ बंद कर देंगे तो कुछ और नहीं चलेगा? ये हिंदुस्तान के नौजवान हैं, ये जिस दिन ठान लेंगे उस दिन ताकत से निकलेंगे, और ये ताकत नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गई है कि अभी इनको ये यकीन ही नहीं है कि इनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी। मतलब आपने देखा होगा कि किस तरीके से, मतलब मैंने क्या कहा, उन नौजवानों को इसलिए धन्यवाद दिया, मतलब बेटियों के कपड़े फाड़े, जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता, AK-47 जैसी गन, मतलब आप कर क्या रहे हो? हमारे देश के नागरिक गांधीवादी तरीके से क्या आंदोलन नहीं कर सकते? कई लोग ये कह रहे हैं कि देश भर में राम मंदिर चोरी चंदा का जो मामला था वो इतना ज्यादा हाइप ले गया था कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया। इसमें एक मंदिर की बलि हो गई, क्या गया, लेकिन कम से कम जो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा दाग था वो आज कोई चर्चा नहीं कर रहा, ना मीडिया में है, ना चबूतरे पर है, ना जाजम पर है, ना पंचायत, कोई बात कर रहा है क्या? अब बात हो रही है केवल जैन जी की, बात हो रही है युवा आंदोलन की, धर्मेंद्र के इस्तीफे की। राम मंदिर चोरी का मुद्दा तो एकदम से नैफित्य में चला गया। सब मुद्दे हैं, आप कहाँ चिंता में लगे हो? रोज नहीं कर रहा आप रोज देखो कितने बड़े, कि आज ही वहां पे उत्तराखंड के अंदर की 16 करोड़ का वो बना पुल और 16 दिन नहीं चला। 16 दिन नहीं चला। क्या है? आपने देखा होगा कि राम मंदिर में, मतलब राम के नाम पे पहले क्या होता था कि धर्म राजनीति को रास्ता दिखाता, धर्म सत्ता को रास्ता दिखाता था। अब सत्ता धर्म को रास्ता दिखाने लगी। मतलब आप समझे, आरएसएस बीजेपी ने कितनी बड़ी लूट, मतलब राम मंदिर जो बना था ये भी कोई ऐसा नहीं है छोटा मुद्दा, लोग चौराहे पे भी चर्चा है। परसों ही मैं बैठा था तो एक ने जो बात कही कि जो लालदास जी महाराज थे, जिनकी हत्या और जिनको मतलब 30 साल जो राम मंदिर के पुजारी रहे, उनको क्यों हटाया गया था? 10 रुपये के लिए, कि उनने थाली में से 10 रुपये जेब में रख लिए दान पेटी में रखने की जगह, और उनकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस वीएचपी इनका विरोध करते थे कि ये राम मंदिर आदो। तो ये सब चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं है, ये इस गलत फहमी में है कि इनको ये लग रहा है कि सब अब सब जनता, पहली बार इस हिंदुस्तान के अंदर या विश्व के अंदर अगर किसी प्रधानमंत्री को इतनी खुलेआम की लोगों ने गालियां दी होगी तो मुझे लगता है कि वो भारत का। क्या आप उचित मानते हो? देश हमारा है, हमारे प्रधानमंत्री को गालियां बकी जाएं और हम तारीफ करेंगे क्या? क्या तारीफ करूंगा? सिखाया किसने? कौन सिखा रहा है ये? रोज मुस्लिमों को नहीं, हम तो गांधीवादी लोग उचित मानते नहीं। प्रधानमंत्री को गाली देना उचित है? हमने कब माना उचित? पर आपने अगर उन बच्चों का कैरेक्टर एसिनेशन करोगे, वो बच्चों ने गुस्सों में कुछ कह दिया तो उसका कैरेक्टर एसिनेशन, बीजेपी के नेता किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ व्यवहार करा, किस तरीके से AK-47 आपकी सरकार चला रही है, उनकी हत्या करने की कोशिश, बेटियों को कैसे सस्पेंड कराना, आज कराना, अभी तक कहाँ थे? इतने दिन से नहीं दिख रहे थे इनको वीडियो, इतने दिन से वो डंडा डालते हुए बेटी, मतलब आप समझो आपकी हमारी बेटी भी वहां पे हो सकती, किसी ऐसा नहीं था, वो बच्चे किसी से पूछ के नहीं गए थे। आपने
किस तरीके के घृणित मानसिकता के साथ। और अगर उन बेटियों के दर्द के बाद भी लोगों को गुस्सा नहीं आया, उससे पहले कोई गालियां नहीं दे रहे थे, पर आपने हठधर्मिता, मतलब बच्चा पेपर की तैयारी करे, बच्चा एग्जाम की फीस भरे, किसी उस गरीब का बेटा जो रहता है ना, जो आत्महत्या करी 20-22 लोगों ने, वो गरीब कोई मजदूर का बेटा है, किसी की माँ बर्तन मांजती है, उस गरीब के बेटे, उस गरीब की दर्द को तो समझो कि कैसे पेट काट के पड़ लाता है। कुणाल भाई, इसमें एक नई चीज मैंने देखी, बीजेपी के कोर वोटर जो हैं, बीजेपी का जो मतलब एक तरह से कैडर है, उनके परिवारों में भी मैंने फूटन देखी इस मुद्दे पर। क्यों नहीं उनकी होगा? बेटियां खुल के आंदोलन के साथ होगा? आई, देवेंद्र फडणवीस की आई, और तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों की मैंने बच्चे देखे, उनके बयान देखे। मैंने मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा जी की पत्नी का बयान देखा। बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे, बीजेपी के लोगों में भी गुस्सा है? जो भी आपको क्या सोच रहे हैं, क्या बीजेपी के संघ के जो बच्चे हैं नेताओं के, उनमें भी गुस्सा है? 100%। वो बच्चा जिसे अपना भविष्य बनाना है, मतलब उसकी हालत ये है कि वो तो ये परेशान है। हेमंता विश्व शर्मा की बेटी का भी मैंने पढ़ा। 100%। वो परिवार वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे उनके कैरियर बनाने हैं उनको। पिताजी यहाँ पे इतनी अंधभक्ति में लगे हुए, इतने बड़े मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि मतलब यूरिया मिल नहीं रहा ओटीपी पे, और मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, मतलब पेट्रोल डलवा नहीं पा रहे हैं 100 रुपये का, और मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से तंग आके जब अपने अधिकारों का हनन होता है, तब लोगों को समझ में आती है। और ये तो पहले ही है। सरकार का भविष्य क्या है? 100% आप समझ लेना 2024 से पहले है। 24 तो निकल गया। नहीं, 24 से पहले मैं बात कर रहा हूँ, 24 और 29 की दो बात, कि 24 से पहले मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत बड़ी थी। एक आदमी उनके खिलाफ फेसबुक पे लिखने से पहले 100 बार सोचता था। राम मंदिर का बड़ा नैरेटिव उन्होंने करा था, हिंदू मुस्लिम उफान पे कर दिया था, नफरत को उफान पे कर दिया था। इन्होंने धारा 370 और सब जो कर सकते थे वो करके, और सारी संस्थाएं, सारा नैरेटिव 400 पार का नारा लगा के एक संविधान ने 240 पे पटक दिया था। और अब क्या वैश्विक मंच के ऊपर छवि बची है मोदी इसी की? ईवीएम के रहते। ईवीएम, अब अगर ये संस्थाएं भी नहीं समझी तो नौजवान जो पीढ़ी है, इन संस्थाओं को भी समझना पड़ेगा, इस मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि इस देश का नौजवान अगर सड़कों पे निकला और अपने अधिकार मांगने निकला, रोज ये होगा कि रोज इस तरीके के आंदोलन। अगला आंदोलन काहे पे होगा? किसी भी चीज़ पे हो सकता है। जो अभी तो नए नए बच्चे, अभी पाताल पानी के बच्चे देखे तो वो अपने प्रिंसिपल, वो खाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अभी मैंने वहाँ के देखे, अभी ये वहाँ पे आज तो अभी जब आप मेरे आए हैं, किसानों का चल रहा है, सीएम हाउस गिर गया, किसानों का चल रहा है, तो सब रोज चल रहा है। अभी तो ये जो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का ये नैरेटिव और ये सारी चीज़ें थी ना, ये सब इनका धूमिल हो गया। जो लाखों करोड़ खर्च करके, अभी तो लोग इनसे हिसाब मांगेंगे। कुणाल भाई, कोई भी आंदोलन हो, शालीनता तो हमारा कहना है, लेकिन शालीनता से तो शालीनता छोड़ दी थी ना। किसने छोड़ दी? अरे आप डंडे मारोगे, कैसे मतलब नहीं तो डंडे मारोगे तो मीम्स ही बनाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए कितनी तो अश्लीलता परोसी आपने गई। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, अगर इतनी हिम्मत थी तो देश के गृह मंत्री का इस्तीफा लेते हैं। कैसे बच्चियों के मतलब उस शब्द को बोलने में कि कहां कहां डंडे डालने की कोशिश, किस तरीके से मारने की कोशिश, और उसके बाद देख के शर्म नहीं आ रही? आप तो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो ना मोदी जी, तो इंस्टाग्राम पे उन रीलों को तो देखो कि बेटियों के साथ कितना अत्याचार करा। क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की हम बात कर रहे हैं? और उसके बाद तुम्हारा दिल नहीं पसीजा, इस देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया देश के गृह मंत्री ने? अगर ग्रेनेड गन इस्तेमाल हो रही है नौजवानों के ऊपर, यहाँ पे AK-47 इस्तेमाल, राहुल गांधी नहीं मांगा, राहुल गांधी जी ने नहीं मांगा। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी ने लेटर लिखा, राहुल जी ने जवाबदेही तय करने की बात कही। राहुल गांधी पहले दिन से मतलब कोटा के अंदर धर्मेंद्र का मांगा था, वो दे दिया। नहीं, क्या बात करिए आप, ये लेटर पढ़े, पूरा का पूरा लेटर लिखा, सदन में चर्चा की। इस देश के नौजवान अगर गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और गोडसे की ये विचारधारा उन्हें डंडे के दम के ऊपर, मतलब ये तो जनरल डायर से कम नहीं है। मतलब जनरल डायर ने जैसे गोलियां चलवाई थी, इस देश के नौजवानों पे वैसी गोलियां चलवा दी। और उसके बाद कह रहे हैं कि इनसे बात मतलब तुम करो तो सब वाह, वो तुम करो तो राम। आज एक नई खबर आई है और मीडिया में चल रही है, आप जरा गूगल कर लेना। जिन बच्चों ने जंतर मंतर पे हिस्सा लिया है, फोटो देख के उनके परिवारों को अब समझाया जा रहा है कि आगे से आपके बच्चे नहीं जाना। समझाया, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घरों पे पुलिस को भेजा जा रहा है, उनके लिस्टें बना के भेजा जा रहा है, उनके से सवाल पूछे जा रहे हैं।
और एक ने गरीब ने खाना खिला दिया तो बोले तुमने जंतर मंतर पे जुनैद- खाना कहाँ से खिलाया? जुनैद- जुनैद के खिलाफ ये इस तरह जुनैद। की हरकत हुई। वहां पे जाके गरीब आदमी, महिलाएं, बच्चियां, उनको, उनके परिवारों को डराया जा रहा है। ये काम है सत्ता का, इस लोकतंत्र का। ये है कि अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो उसके हक और अधिकार की बात करके सुधार करो, कि आप उन्हें डराओ। इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। कांग्रेस पहले दिन से, जंतर मंतर पे तो कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? हमारे पवन खेड़ा जी भी गए। अभी यही कांग्रेस पार्टी पहले दिन चली जाती तो बीजेपी क्या कहती है, तो कांग्रेस का आंदोलन है। आप मतलब देखिए, इस देश के अंदर अपने अपने आप तरीके इसलिए नहीं गए? नहीं, अपने अपने तरीके से राहुल गांधी जी पहले दिन कोटा संवाद के माध्यम से इस जैन जी को, पहली बार एक नेता है कि हिंदुस्तान की राजनीति जो बीजेपी व्यक्तिवाद, क्या आप राष्ट्रवाद, ये कहना चाह रहे एक हैं सेकंड, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। जैन जी को जगाने का काम कोटा से हुआ? पूरी ताकत, उसी का असर था। पूरी ताकत के साथ जैन जी अपने अधिकारों की बात कर रहा था, राहुल गांधी जी उन्हीं की बात की। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आज तक व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, धर्म पे राजनीति कर रहे थे। राहुल जी ने कोशिश करी कि इस देश का मूल मुद्दा एजुकेशन, उनका रोजगार, बेहतर शिक्षा, और उनको जो रिजेक्शन की प्रोसेस है इसे हटा के सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर लाया जाए, उसके लिए करा जाए। पूरे देश में मैं 25 जगह जहाँ पे छात्रों की गूंज तो आपको अभियान नहीं कर लगता चुका है कि अब कांग्रेस का पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि अपने युवा जो संगठन है उनको मजबूत करें? ताकत चाहे के साथ भारतीय चलो। राष्ट्रीय छात्र संगठन हो या वो हो, देखिए अभी नहीं है, आप माने या ना माने, जो ताकत दिखना चाहिए, ये हमने देखा है यूथ कांग्रेस की ताकत। देश में यूथ कांग्रेस की ताकत बार हुआ करता था, आज ना एनएसयूआई है ना वो है। आपको नहीं लगता कि अब जो माहौल है देखिए, युवा शक्ति की? आपने जिस तरह का वो देखा आज, और वो आपने क्या कहा, ये जैन जी का जमाना है। आज तरीके बदल गए। अब आप सोचे कि वो तरीके से के साथ कि बस फेंक देना, फोड़ देना, ये कर देना, मैं वो नहीं। वो एक जमाना अलग बदल गया। अब जमाना अलग है। इस प्रदेश में, देश में आप देखेंगे युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, कांग्रेस पार्टी ने पानी प्रदेश, मतलब इन्हीं जैन जी के लिए इंदौर से लेकर भोपाल तक साइकिल यात्रा जीतू पटवारी जी ने भी करी। इन्हीं जैन जी के लिए राहुल जी भी खड़े हुए, इन्हीं जैन जी के लिए हम भी खड़े हुए। छात्रों की गूंज अभियान लगातार एक एक कॉलेज, एक एक स्कूल में चल रहा है। ये आखिरी मेरा प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि आप संजीदगी से जवाब देंगे। दो घटनाओं की जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, एक बिहार में और एक प्रयागराज में। लोग गाड़ी से जा रहे थे, बीजेपी के झंडे लगे थे, लोगों ने जम के पीटाई, लोगों को डंडे मारे, गाड़ी के कांच तोड़े। ये क्या हिंसा नहीं है? आप गांधी की बात करते हो और इस तरह की हिंसा का क्या समर्थन करेंगे? देखिए, आपने जब गोलियां चलाई उन नौजवानों को देखो, आपने उनको जज करने लग गए। वो नौजवान जिनको आपने सिखाया ही हिंसा, किसने सिखाई है हिंसा? किसने सिखाई? यही बीजेपी के गुंडों ने सिखाई ना कि ये हिंसा करते थे। अब एक का तो मैंने देखा कि उसने बीजेपी ज्वाइन करके आया ही था कि उसकी गाड़ी फोड़ दी। मतलब उसका तो मुहूर्त ही गड़बड़ हो गया। उसने पूछा उससे कि किस पद पे हो आप, तो बोले भैया मैं तो ज्वाइनिंग करके ही आ रहा हूँ। सुना रहने वाला रीवा का है? नहीं तो ज्वाइनिंग, प्रयागराज गए थे, वहां पिट गए तो वो ज्वाइनिंग करके रीवा वो मतलब ज्वाइनिंग करके। तो आप समझ लीजिए, एक रीवा का आदमी वो था जिसके सर को फोड़ दिया था, जिसने कहा फिर भगत सिंह पैदा होंगे, उसकी आपने देखी होगी। और एक आदमी वो था ज्वाइनिंग करके। क्या तो आप समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जो ये झूठ बोल बोल के इन्होंने करा है ना, इनकी नेतागिरी तो चल गई, इनके आने वाली पीढ़ियों की नेतागिरी हालत होगी। युवाओं के गुस्से को सरकार क्यों नहीं समझ रही? सरकार इस तानाशाह में आ चुकी है और 28 मतलब उनको जो धन बल, बाहुबल, सत्ता बल। बेचारे वो तो कह रहे हैं सुबह से हम आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं। अब वो पहले फ्रेंड्स नहीं करते थे। और क्या कह रहे हैं कि 250 लाख 25 करोड़ लोगों ने देख लिया, इतनी गालियाँ दी। मतलब उसके नीचे कमेंट पढ़े उन्होंने, 250 बिलियन उन्होंने कहा कि रीच गई। उसके कमेंट पढ़ लेते मोदी जी की कितनी गालियाँ दी कि रीच गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज कुणाल चौधरी जी ने बहुत सारी बात की और उनका एक ही बात कहना है कि युवाओं का जो गुस्सा है उसे सरकार को समझना चाहिए, और नहीं समझेगी तो फिर समय भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार।